हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हैं? विशेष अग्रवाल कह रहे हैं वेवी कर्व में कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा समझा देना। बेटा, वेवी कर्व का पूरा एक कॉन्सेप्ट ना मैंने आज नहीं, मतलब 2-3 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं उसको आज यूट्यूब पे डालने वाला हूं। तो आज वो आ जाएगा यूट्यूब पे बाय द नेम ऑफ बैक टू बेसिक्स। ठीक है, तो बैक टू बेसिक्स में किस तरीके से इनइक्वालिटीज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उनको वेवी कर्व के थ्रू सॉल्व करते हैं, उसका वीडियो आज मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 11th के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और 12th के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जसजीत जी, जय हिंद, क्या हाल चाल? कंपोजिट फंक्शन और बाइनरी फंक्शंस है रिलेशन फंक्शन में? नहीं, बस रिलेशन फंक्शन में जितना मैंने आपको पढ़ाया बस वही इंपॉर्टेंट है, वहां तक खत्म हो गया। 1-1 ऑन टू फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस यही है। और बाइनरी और ये सारी चीजें क्योंकि लास्ट ईयर सीबीएसई से भी हट चुकी थी, तो इस साल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने को आएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने को आ सकता है। तो मैं नंबर ऑफ फंक्शंस के जो वो फॉर्मूले ना, वो फॉर्मूले बेसिकली आपको याद ही करने पड़ेंगे कि 1-1 फंक्शन बन रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, ऑन टू फंक्शन बन रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं। उस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं वो जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा वो अभी मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, तो वहां से आप देख लीजिएगा। वो बस फॉर्मूले आपको याद करने, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, दैट्स इट, फिर उसको अप्लाई करना है। ठीक है, एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ करने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ करने की जरूरत नहीं है। फॉग गॉफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन पिछले साल पूरे ही सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से हटा दिए गए थे, तो इसलिए फॉग और गॉफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने सब देख लिया है, चेक कर लिया है, तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने कर ली हैं ऑलरेडी। ठीक, वीडियो ग्लिच कर रहा है, अर्शदीप का वीडियो ग्लिच कर रहा है, बाकी लोगों का भी कर रहा है क्या? बाकी लोगों का भी वीडियो ग्लिच कर रहा है क्या? ग्लिच कर रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है? अटक रहा है? नहीं कर रहा है, ओके। नहीं कर रहा है तो अर्शदीप शायद आपका नेट थोड़ा सा अनस्टेबल होगा जिसकी वजह से वो कर रहा होगा। ये तो मैराथन में भी किया था ना? हाँ बेटा, ये वही चीज है जो मैराथन में किया था, लेकिन आज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग अलग करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक्स वही है, बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट आपको वही पढ़ाने हैं। ठीक है सर, ये सारे टॉपिक्स आज ही कवर हो जाएंगे? हर्ष शुक्ला, नहीं भाई, आज ही कवर नहीं हो जाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। आपको क्वेश्चंस करने का मौका भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी कराएंगे। ये सारे टॉपिक्स नहीं कवर होंगे, पर ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब मैंने रिलेशन फंक्शन के बाद डायरेक्ट स्किप प्रोबेबिलिटी पे क्यों किया, तो इसका रीजन है, रीजन ये है कि इसको स्किप करने का रीजन ये है कि हमने रिलेशन फंक्शन के बाद प्रोबेबिलिटी इसलिए किया क्योंकि प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ जो कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी में वो, एंड देन डी कोडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो वहां पे वो बताता नहीं है कि ये एडिशन थ्योरम से होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होगा, बेस से होगा, एलटीपी से होगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो नहीं बताएगा। सर, क्वेश्चन में आपको बस डेटा दिया होगा, तो उस डेटा को पढ़ के आप उसको डिकोड करें और डिकोड करके कौन सा फॉर्मूला लगना है, किस तरीके से सॉल्व होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, या एलटीपी का है, या बीटी का है, वो कैसे पता चलेगा? वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन इनके बीच में जो माइन्यूट से कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, तो वो सारी चीजें हम लोग आज करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट्स में जो जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है उसमें एडिशन थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, multiplication theorem, law of total probability based theorem, and then random variable. All these topics will be covered in the upcoming days. ठीक है, तो अभी आने वाली क्लासेस में हम probability के ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में, जो क्लास 11th के बेसिक्स थे, जो क्लास 12th में अप्लाई हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो 11th वाले भी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे आपको, तो 12th में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है odds in favor of and odds against। सो देखिए दो तरीके की चीजें हैं, odds in favor of और odds against। ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें क्लास 11th की हैं, पर 12th के क्वेश्चंस में आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, राइट। सो नया शेड्यूल दे दो। नया शेड्यूल किस चीज का दे दे भाई? नया शेड्यूल किस चीज का दे दे प्रणय भाई? प्रणय भाई आप मुझे कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद प्लीज, मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा, जो जो डाउट है, जो जो परेशानियां हैं, जो जो दिक्कत है, सब पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बता देंगे। तुम पर्सनली कॉल कर लेना, तुमको जो जो चाहिए सब दे देंगे, ठीक है। हाँ, सो ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। तो ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट क्या होता है? तो देखिए समझिए, जैसे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है अगर, सो फेवरेबल आउटकम, सो अगर फेवरेबल आउटकम्स हैं ए, किसी चीज के होने के फेवरेबल आउटकम्स हैं ए, और अनफेवरेबल आउटकम्स हैं, अनफेवरेबल आउटकम्स हैं लेट्स से बी के बराबर। तो किसी चीज के होने के जितने भी आउटकम्स हैं वो ए के बराबर, और किसी चीज के नहीं होने के आउटकम्स जो है वो बी के बराबर है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 10 मैचेस हुए थे, जिसमें इंडिया 6 मैच जीती है और पाकिस्तान 4 मैच जीती है, तो बताइए व्हाट आर द फेवर्स, व्हाट आर द ऑड इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग द गेम। सो ऑड इन फेवर ऑफ ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ इंडिया और इन ऑड इन विनिंग ऑड अगेंस्ट, ठीक है। तो ऑड अगेंस्ट पूछा जाता है, ऑड इन फेवर ऑफ पूछा जाता है। तो अगर फेवरेबल आउटकम्स ए है, अनफेवरेबल आउटकम्स बी है, तो ऑड इन फेवर ऑफ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज ए प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला किसका? ऑड इन फेवर ऑफ। क्लियर है? ऑड इन फेवर ऑफ। तो ऑड इन फेवर ऑफ अगर आपको दिया है लेट्स से 3:5 का दिया है ऑड इन फेवर ऑफ, तो अगर आपको यहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेवरेबल आउटकम्स की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम यहां से कितना आ जाएगा? सो यहां से आ जाएगा 3/3 + 5, दैट इज इक्वल्स टू 3/8, राइट। उसके बाद अगर आपको दिया है ऑड अगेंस्ट, तो ऑड अगेंस्ट जो दिया होगा आपको वो कैसे दिया होगा? सो ऑड अगेंस्ट जो आपको दिया होगा वो दिया होगा कुछ इस तरीके से। अगेन ऑड अगेंस्ट के केस में क्या होता है, अगर आपको A:B के फॉर्म में दिया है कि A:B इज ऑड अगेंस्ट, तो ऑड अगेंस्ट यहां पे भी A:B के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। सो ऑड इन फेवर ऑफ में A/A+B करेंगे, लेकिन जब आपको दे दिया ऑड अगेंस्ट, तो ऑड अगेंस्ट में क्या होगा? ये अनफेवरेबल आउटकम ऊपर आ जाएगा, अपॉन A+B कर देंगे। सो अगर दिया है आपको ऑड अगेंस्ट इज 3:5, तो यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी ऑड अगेंस्ट की? सो दिस विल बी 5/3 + 5, दैट इज इक्वल्स टू 5/8। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट तो बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ऑड इन फेवर ऑफ एंड ऑड अगेंस्ट। तो अगर किसी चीज के होने के फेवरेबल आउटकम ए है, तो ना होने के अनफेवरेबल आउटकम बी है, तो ऑड इन फेवर निकालते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल, और यहां निकालते हैं अनफेवरेबल अपॉन टोटल। सो दिस इज अनफेवरेबल अपॉन टोटल, दिस इज फेवरेबल अपॉन टोटल। सबको क्लियर है ये चीज? प्योर वाटर जैसा क्लियर, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया।
क्लियर है? इसको लिख लीजिए। फिर एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, और ये कॉन्सेप्ट आता है। सर, व्हाई डिड यू टेक इट इन रेशियो? बिकॉज इट इज ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। पृथ्वीराज, क्वेश्चन में हमेशा रेशियो के फॉर्म में ही दिया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए उसे। ये समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ठीक है। इसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट, क्लास 12th का कॉन्सेप्ट, सॉरी क्लास 11th का कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आता है कॉम्बिनेशन का। सो कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? बेसिकली कॉम्बिनेशन में जब भी हम करते हैं तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं टू चूज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, अगर n नंबर ऑफ चीजें हैं उसमें से हमको r नंबर ऑफ चीजें अगर चूज करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये अगेन क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है जो हमने 11th में पढ़ा था। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमको निकालना है कि हमारे पास टोटल 5 ड्रेसेस हैं और हम 3 ड्रेसेस एक बार में यूज कर रहे हैं, तो हम कितनी तरीके से तैयार हो सकते हैं? ठीक है। हमारे पास टोटल 5 ड्रेसेस हैं और हमको 3 ड्रेसेस को चूज करना है, तो हम कितनी तरीके से 5 में से 3 ड्रेसेस चूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 के बराबर होती है, सो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स आएगा, तो ये हो गए टोटल 10 वेज। So if we want to choose if we want to choose 3 dresses out of 5 dresses, then we can choose them in the form of 5c3, which is factorial 5 upon factorial 3 into factorial 2, which is 10। तो 10 तरीके से उन 5 में से 3 ड्रेसेस को चूज किया जा सकता है। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉम्बिनेशन का? राइट? अब इसके कुछ बेसिक आउटकम्स हैं, कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं। वो बेसिक रिजल्ट्स अगर आपको याद होंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे। फैक्टोरियल तो सबको याद ही होगा ना? फैक्टोरियल निकालना तो सबको याद होगा। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी तरीके से भी लिख के आ सकता है आपके एग्जाम में। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है आप नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए, एक एक नंबर पीछे चलते जाइए, या फिर ऐसे समझिए इसको, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1 इंटू n। तो इस तरीके से आप नंबर को एक एक कदम पीछे लेते जाइए और मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जब n के फॉर्म में लिखा है मैंने उल्टा लिखा है, अगर आप नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो आपको तब तक पीछे जाना है तब जब तक आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है। तो 5 लिखा, फिर उसमें से -1 किया, फिर 4 लिखा, फिर -1 किया, फिर 3 लिखा। इस तरीके से एक एक कम करते चले जाओगे और तब तक मल्टीप्लाई करते चले जाओगे जब तक 1 नहीं मिल जाता। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है? वो चीज है बेसिक फॉर्मूले। जैसे NC0 या NCN की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0 एंड NCN? बताइए, कोई बता सकता है क्या वैल्यू आएगी इसकी? फॉर्मूले में रख के देखिए और फॉर्मूले में रख के बताइए, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले में रखना सीख लिया तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप मेमोराइज कर लोगे इसको। ओके। सो देखिए NC0 अगर करेंगे तो NC0 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0
फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट जाएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, सो ये 1 आ गया। सिमिलरली एनसीएन अगर अपन निकालें तो एनसीएन बराबर आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एन विच इज अगेन इक्वल्स टू 0। फिर से फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ से हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट ये मिल रहा है दैट NC0 एंड NCN विल ऑलवेज गिव यू 1। क्लियर है? क्लियर है? आराध्या क्या समझा दे? कॉम्बिनेशन में क्या समझा दे? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चूज करना। आई थिंक तुमने क्लास लेट ज्वाइन की है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चूज करना। तो अगर टोटल 5 चीजें हैं, 5 में से 3 चीजें चूज करनी है तो हम लोग चूज कर सकते हैं उसको 5C3 वेज से, इस तरीके से 5C3 वेज से। सो इसका फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का विच इज NCR विच इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये बेसिक फॉर्मूला है फैक्टोरियल का, सॉरी कॉम्बिनेशन का। इस तरीके से इसको निकालते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC1 और NCN माइनस 1, कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, NC1 या NCN माइनस 1 या NCN माइनस 1? छोड़ दो, भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। NC1 की वैल्यू बताओ, NC1 की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ NC1? करेक्ट। NC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूले से आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? अब इसमें से देखिए, अगर इसमें से अपन NC1 की वैल्यू निकालें तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो आता है। ठीक, अब यहां से अगर हम n बाहर निकालें तो अंदर फैक्टोरियल में क्या बचेगा? अंदर फैक्टोरियल में बचेगा n माइनस 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 के बराबर इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आंसर किसके बराबर आ गया? सो हमारा आंसर आ गया n के बराबर। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, NC1 की वैल्यू डायरेक्टली n के बराबर आती है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर एक और कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। Now this is an important formula और ये फॉर्मूला आपकी कैलकुलेशन को स्पीड अप करने में काम करता है, एंड स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां पे समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। NCN माइनस 1, n की वैल्यू निकाल ली भाई? वेरी गुड, अभी वो भी बता देते हैं। चलो NCN माइनस 1 की वैल्यू बता दीजिए क्या आएगी? NCN माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए? NCN माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी? NCN माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे, अभी परेशान बिल्कुल मत हो। जो जो कराता जा रहा हूँ सब करते जाओ, ज्यादा फ्यूचर की मत सोचो कि अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो करा रहे हैं उस पर ध्यान लगाओ, प्रेजेंट पे रहो, फ्यूचर की चिंता ना करो। सो NCN माइनस 1 इसको भी अगर आप निकालेंगे तो ये n के बराबर ही आएगा। आपने करके देख लिया होगा, फॉर्मूले में रख के देख लिया होगा, सेम ऐसे ही आएगा जैसे ये सॉल्व किया है। ठीक है, राइट। अब अगर बात करें NCR, दिस इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, क्या मतलब हुआ इस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का मतलब हुआ अगर हमको 5C2 निकालना है तो 5C2 की जो वैल्यू होगी वो 5C3 के बराबर होगी। ये बहुत ही बेसिक सा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। NCR is equals to NCN minus R. 5C2 will be equal to 5C5 minus 2 that is equals to 3। तो आप चाहे 5C2 की वैल्यू निकालो चाहे 5C3 की वैल्यू निकालो, आंसर दोनों में ही सेम आएगा, 10 के बराबर आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, फॉर्मूले में रखे दोनों की वैल्यूज देख लीजिए और देखिए LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं आपको पागल बना रहा हूं। इसको एक बार देख लीजिए।
परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में नहीं करना पड़ेगा, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी में नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है, सबका आ रहा है, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है, 5C2 5C3 सबकी वैल्यू 10 आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो जल्दी बताइए। आ रही है सबकी वैल्यू, यस। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको कंपटीशन में लगाना पड़ेगा और कैलकुलेटर आपके पास रहेगा नहीं, तो वैसे भी आपको खुद ही से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हमको वैल्यू दी है लेट्स से 7C5 की वैल्यू, तो 7C5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 7C5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 स्टेप्स तक पीछे लेते हुए चले जाएंगे। जैसे फैक्टोरियल निकालते हैं वैसे ही 5 स्टेप तक पीछे लेते चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ आप 7 6 5 4 3 लिखिए। ये कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो हमने 7 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया और 5 कदम तक पीछे चले गए जब तक हमको 5 नंबर्स ना मिल जाए प्रोडक्ट के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां से फायदा क्या हुआ? देखिए 543 से ये 543 कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 21 के बराबर। ये शॉर्टकट तरीका है करने का। यहां पे आपको फैक्टोरियल के फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने डायरेक्टली अप्लाई किया और डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको 7C5 की वैल्यू निकालनी है, अब हम क्या करेंगे? अब हमको, ये तो मैंने एक तरीका बताया आपको सॉल्व करने का, लेकिन ये तरीका अभी थोड़ा सा और लेंदी है, इसको और शॉर्टन अप कर सकते हैं। कैसे शॉर्टन अप कर सकते हैं? तो इसको शॉर्टन अप कर सकते हैं यूजिंग एनसीआर एनसीएन माइनस आर वाला फॉर्मूला, जो भी मैंने आपको बताया था। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम? 7 को 5 स्टेप्स पीछे लेके जा रहे हैं, ठीक। तो हम इसमें क्या करें, हम इसमें फॉर्मूला लगा दें। हमको पता है 7C5 विल बी इक्वल टू 7C7 माइनस 5 दैट इज 2। वी नो दैट 7C5 की वैल्यू 7C2 के बराबर आएगी, तो हम बड़ी वैल्यू क्यों निकालें, हम छोटी वैल्यू निकालते हैं। छोटी वैल्यू निकालने में और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? सो हम 7 को 2 स्टेप्स तक बस पीछे लेके जाएंगे। सो 7 इंटू 6 2 स्टेप हो गए, फिर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यहां से इसको कैंसिल किया, देखिए यहां से भी आंसर 21 के बराबर आया। यहाँ पे आपको इतने सारे नंबर लिखने पड़े, कैंसिल आउट करना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, ज्यादा टाइम देना पड़ा, यहाँ जल्दी आंसर आ गया, शॉर्टकट तरीके से आंसर आ गया। तो जब भी आपके पास कोई एक ऐसे नंबर्स दिए हो एन एंड आर के फॉर्म में, जिसमें एन और आर के बीच में गैप काफी ज्यादा है, गैप ज्यादा है, जैसे 7 और 5, देखिए 7 और 5, तो 7 और 5 दोनों ही बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन 7 माइनस 5 कर देंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो वो जो 2 आ जाएगा वो 5 से छोटा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एनसीआर की जगह हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे एनसीएन माइनस आर वाला फॉर्मूला, जो भी हमने आपको बताया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे चीजें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11C9? 11C9 की वैल्यू क्या आएगी बताइए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए 11C9 की वैल्यू क्या आएगी। जैन साहब दोबारा बता रहे हैं, जैन साहब निकालिए 11C9 की वैल्यू। फिर से बता रहा हूं अब्दुल बेटा। सो 11C9 की वैल्यू हमको निकालनी है। 11C9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो 11C9 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 11C9 को हमने NCN माइनस आर वाले फॉर्मूले से अगर ब्रेक किया तो ये हो जाएगा 11C2। 11C2 की वैल्यू निकालना इजियर है, क्योंकि ये 2 है ये 9 है, इसको 9 स्टेप पीछे लेके जाना पड़ेगा, इसको 2 स्टेप पीछे लेके जाना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे 11C2 को? सो 11C2 को अगर 2 स्टेप पीछे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 अपॉन 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए,
5 टाइम्स कैंसिल हो गया, डायरेक्टली आंसर आ गया 55 के बराबर। अगर आप 11C9 वाले तरीके से करते तो ये लेंदी हो जाता, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इसको 9 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ता। आंसर तब भी 55 आता, लेकिन ये लेंदी मेथड होता, इससे ज्यादा टाइम लगता। वेयर एज 11C2 निकालना एक छोटा तरीका है जिससे आसानी से आपका आंसर आ रहा है। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? राफे जी समझ में आया कि नहीं आया? जैन जी समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए भाई। आज तबीयत थोड़ी सी खराब है जिसकी वजह से एनर्जी पूरी नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा कम एनर्जी रहेगी, और समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो एनर्जी को आज थोड़ा सा साइड कर देना, बाकी समझने की कोशिश करो, समझा सब दूंगा। राशा मैसेज अभी देखा, कितना मिस हुआ? ज्यादा मिस नहीं हुआ राशा बेटा, अभी बस मैंने प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट कराए हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट बताया। अभी क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाओगे, कुछ ज्यादा छूटा नहीं है। पहले वाला फॉर्मूला नहीं समझा? पहले वाला कौन सा फॉर्मूला नहीं समझा राफे जी? पहले वाला कौन सा फॉर्मूला नहीं समझा, बताइए भाई। राफे जी पहले वाला कौन सा फॉर्मूला नहीं समझा? NCN-1 वाला, NCN वाला, NC1 वाला, NCN-R वाला, कौन सा फॉर्मूला नहीं समझा? थैंक यू भाई। NCN-1 वाला फॉर्मूला नहीं समझा, बताता हूँ NCN-1 वाला फॉर्मूला। बेसिकली तबीयत भी क्या ही खराब है, दिक्कत ये है कि काम बहुत ज्यादा है, बर्न आउट हो चुके हैं काम कर करके, शरीर कह रहा है आराम करो, आराम करने का मौका नहीं मिल रहा। सो दैट इज द थिंग। हाँ बताइए। NCN-1 का फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है? NCN-1 का फॉर्मूला कैसे करेंगे? तो अगर बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन r की जगह हो गया n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1, ये हो गया। तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 इंटू n-n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये जो फैक्टोरियल n है, इसमें से अगर आप n को बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा? n-1। तो फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n के बराबर। ये बताया था राफे जी, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको बताई थी। क्लियर है? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपनी बेसिक प्रोबेबिलिटी पे। सो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है एडिशन थ्योरम। अब ये एडिशन थ्योरम क्या कहता है ये समझ लीजिए। सो अगर हमको दो इवेंट्स दिए हैं ए और बी, और हमको ए यूनियन बी निकालना है, सो ये वैसे ही है एडिशन थ्योरम जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था। सेट्स के अंदर, सेट्स के अंदर आपने कार्डिनल नंबर पढ़ा था, और उस कार्डिनल नंबर के बेसिस पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। सो एडिशन थ्योरम जब हम लगाते हैं, जब हमको दो इवेंट्स दिए होते हैं और हमको निकालना होता है या तो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट टुक प्लेस, या फिर क्वेश्चन में दिया होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अकर, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट विल अकर और सेकंड विल अकर और बोथ विल अकर। सो इन केसेस में हम लोग क्या करते हैं? एडिशन थ्योरम को लगाते हैं। दो केसेस इसमें बनते हैं। अगर दो इवेंट्स हमको दिए हैं ए और बी के फॉर्म में, तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमको तीन इवेंट्स दिए हैं ए बी सी, देन द फॉर्मूला इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
ये फॉर्मूला बन जाता है जब हमको 3 इवेंट्स दिए होते हैं। इसको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बचपन में वेन डायग्राम पढ़ा था। सो वेन डायग्राम में अगर ये इवेंट ए है, अगर ये इवेंट बी है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद ये वाला अगर पार्ट निकाला जाए, ये सारा का सारा पार्ट जो ए और बी में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी, राइट। ये जो होता है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसको एप्सिलॉन से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक वही वाली चीजें जो आपने सेट्स में क्लास 11th में पढ़ी थी, कार्डिनल नंबर निकालने के लिए, ये वही सारी सेम चीज है। बस यहाँ पे कार्डिनल नंबर n को चेंज कर देते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आ जाता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अब इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी परेशानी। लिख लीजिएगा तो बताइएगा, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। नीचे आ गई है, खोल दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, हाँ उस पर क्रीम लगा दीजिए। मैं लगाता हूँ, आ रहा हूँ। पीपीटी शेयर करेंगे, आप कर देंगे भाई, ऐसी क्या बात है, तुम जो मांगो वो दे देंगे भाई, जान दे सकते हैं, तुम पीपीटी की बात कर रहे हो यार। कल क्लास होगा क्या, कल के बारे में भाई कल बताएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा सही हो गया शाम तक तो डेफिनेटली कल एक और क्लास ले लूंगा। अगर कल तक सही नहीं हुआ तो कल क्लास नहीं लूंगा, मैं अभी क्लियरली बता रहा हूँ। डिपेंड्स कि ये थोड़ा सा जो भी है, ये दिमाग चल नहीं रहा है, बिल्कुल थक गया है, जैसे ओवर एग्जॉस्ट हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से चीजें याद आ रही हैं। गौरव गुप्ता जी, आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए, चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सैटरडे संडे इसीलिए है। बिल्कुल कर देंगे हर्ष शुक्ला जी, पक्का कर देंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। ये लिख लिया सबने, लिख लिया ये सबने? बता दूंगा बेटा, अद्वय ग्रोवर, ये भी बता दूंगा अभी। ये लिख लिया आपने? इसके बाद यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ ही कराऊंगा। देखो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस एक रिकैप्चुलेशन दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, और फिर उसके बाद आप सारी चीजें कर ले जाओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अगर एक चीज हो गई है तो दूसरे चीज के होने की क्या संभावना है, इसी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो एक चीज अगर अकर हो चुकी है तो दूसरी चीज के होने की क्या संभावना है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स दिए हुए हैं, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स का मतलब है वही ताश के पत्ते अगर हमको दिए हैं 52, और उसमें से कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी a card is drawn from a deck of 52 playing cards, what is the probability that the card drawn is an ace? ठीक है। सो कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस का मतलब होता है इक्का, ए वाला जो होता है एस। कितने होते हैं एस के कार्ड्स? टोटल 4। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यही बेसिक फॉर्मूला आपका 11th में भी आता है, यही बेसिक फॉर्मूला 12th में भी आता है, यही बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, बस। तो अगर आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एस होगा? तो एस होते हैं टोटल 4 कार्ड्स, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 4, टोटल आउटकम हो गया 52, सो इसका आंसर आ गया 1/13। दिस इज द फाइनल आंसर, 1/13, राइट। बहुत सारे लोगों का आ गया, वेरी गुड। अब अगर आपको यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दी जाए, क्या कंडीशन ऐड कर दी जाए? कंडीशन ऐड कर दी जाए दैट one of the card fell down from this pack of 52 playing cards, ठीक है। one of the card fell down from this 52 playing cards,
and the card which fell down was an ace. What is the probability that the card now drawn from this pack of 51 cards is an ace? समझ में आया? So question क्या बोला मैंने? Question मैंने बोला कि ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर एस निकाला, एक पत्ता निकाला, उस एक पत्ते को इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो वो हो गया फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 52। अब आप यहां पे ये कह रहा है कि अगर इसमें से एक कार्ड गिर गया है और जो गिरा हुआ कार्ड है वो एस है, अब बताओ कि जब एक कार्ड इसमें से निकाला जाएगा, कितने कार्ड्स बचे? 51 कार्ड्स बचे। अब ये जो 51 कार्ड्स बचे, इसमें से जब एक कार्ड निकाला जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एस होगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा, अब हमारे पास एसेस पहले टोटल 4 एसेस थे, हमारे पास एसेस कितने थे? 4। इसमें से एक गिर गया, कितने बचे? 3। और टोटल कार्ड्स थे 52, उसमें से एक गिर गया तो बचे 51। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी यहां से, वो किसके बराबर आ जाएगा? सो फेवरेबल आउटकम बचे 3, टोटल आउटकम बचे 51। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, सो ये आ जाएगा 1, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/17। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में चेंज हुआ, कब चेंज हुआ? जब कंडीशन ऐड की गई प्रोबेबिलिटी में, क्वेश्चन में कंडीशन को जब ऐड किया गया तो यहां से चेंज हुई चीजें। क्या कंडीशन ऐड की गई? कि एक पत्ता गिर गया। नाउ अंडरस्टैंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही चीज पे हम लोग बात करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ये सीधी लाइन होती है, ए बाय बी पढ़ते हैं इसको, ए बाय बी। सो ए बाय बी का मतलब बेसिकली ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी अकर्ड। सो ए की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब कांड ऑलरेडी हो चुका है तो बतानी होती है, तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको हम लिखते हैं ए बाय बी के फॉर्म में, वेयर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। अगर इसी को हमने ऐसे लिख दिया पी बी बाई ए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो जो पीछे आ रहा है, इस दीवार के पीछे जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, इस दीवार के आगे जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब यहां से अगर आप समझें और यहां से अगर अपन देखें, तो यहां से इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है पी ए बाई बी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। दिस इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो याद रखना है, जो दीवार के पीछे है वही नीचे जाएगा। क्या बोला? जो दीवार के पीछे है वो नीचे जाएगा, जो दीवार के आगे है उसका इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन आगे आएगा, यही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो जो बाद में आया उसको नीचे भेजो, बाद में आए वाले को नीचे भेजो। ठीक, इस तरीके से याद रखना है, बाद में आने वाले को नीचे भेजना है। सो अगर पी बी बाई ए होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये जो बाद में आया ये नीचे चला जाएगा। दैट्स इट, बस अगर आपको इतना याद है तो इससे आपका सारा काम हो जाएगा, बिना बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। बताइए, क्या ये चीज क्लियर है आपको? यस और नो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट नहीं आएंगे? राजेश जैन, बेटा बिल्कुल आएंगे। किसने बोला नहीं आएंगे? हमने बोला नहीं आएंगे। पृथ्वीराज, कितना हुआ है? कल ही ज्वाइन किया हूँ पृथ्वीराज, एक बार कनिका मैम को कॉल कर लेना, मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट इवेंट सब आएंगे, आने तो दो भाई, समझाने तो दो, शुरू किया है भाई, अभी मौका तो दो पढ़ाने का। सब आएगा, सब पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो? बार बार तुम लोग फ्यूचर की टेंशन कर रहे हो भाई, ये आएगा वो आएगा ये आएगा, अबे आएगा सब। हम तुमको जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, तुम नहीं पढ़ पाओगे, जो पढ़ा रहे वो तो पढ़ो। इसके बाद यहाँ पे एक और कुछ बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है। बेसिक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी
बाई एफ का। सो अगर हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ए यूनियन बी बाई एफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम से निकालते हैं, तो ये आ जाता है पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। तो जैसा कि आपने पढ़ा है अभी कहां पे, एडिशन थ्योरम में, वैसे ही सेम टू सेम ये चीज चलती है। सो पी ए यूनियन बी बाई एफ का फॉर्मूला होता है पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। जैसा अभी हमने एडिशन थ्योरम में पहला फॉर्मूला पढ़ा दो इवेंट्स के लिए, बस वैसे ही सेम टू सेम ये फॉर्मूला है अगर आपको पी ए यूनियन बी बाई एफ निकालना है तो। मतलब what is the probability of A union B given that F has already occurred? ठीक है, तो इस केस में यही फॉर्मूला लगेगा जैसा भी हमने एडिशन थ्योरम में पढ़ा, बस वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आगे रेसिप्रोकेट हो जाता है। अब्दुल राफे के सेट का एग्जाम है 4 दिन में, कैन आई गो एंड प्रिपेयर फॉर दैट? एज यू विश बेटा, जैसा तुमको अच्छा लगे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे भाई। पी ए डैश बाई बी विल बी इक्वल टू 1 - पी ए बाय बी। अगेन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने में काम आता है। सो पी ए डैश बाई बी विल बी इक्वल टू 1 - पी ए बाई बी। पी ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए डैश का मतलब हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? क्या हो गया भाई? हाँ भाई देखो, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ, सो पी ए डैश बाई बी इज 1 - पी ए बाई बी। तो ए डैश बाई बी इज 1 - ए बाई बी, मतलब क्या हुआ? ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो पी ए डैश एक्चुअली में किसके बराबर होता है? 1 - पी ऑफ ए। तो अगर किसी चीज के होने की संभावना है लेट से 30%, तो उसके ना होने की संभावना है 70%। तो वो जो होने की संभावना है अगर वो पी ए है, तो ना होने की संभावना विल बी पी ए डैश, उसका उल्टा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं रात होने की संभावना है 0.05, ठीक है, तो दिन होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1 - 0.05। ठीक है, आपके पास होने की संभावना है 0.90, तो फेल होने की संभावना कितनी है? 0.10। तो ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गए? ये दोनों इवेंट्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे। कैमरा भी एग्जॉस्टेड हो गया? नहीं, कैमरा नहीं एग्जॉस्टेड हुआ, कुछ हो दिक्कत आ गई, पी लिखा ही नहीं मैंने। क्लियर है भाई? ठीक है, अब आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हमको दिया है P ऑफ ए, सबको पहले सॉल्व करना है, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। P ऑफ ए 6/11 के बराबर दिया है, P ऑफ बी 5/11 के बराबर दिया है, P ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी P ए यूनियन बी 7/11 के बराबर दिया है। आपसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड करने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी, और सेकंड पार्ट में फाइंड करने के लिए पी ए बाय बी। बताइए क्या आएगा? दोनों का आंसर सब लोगों को सॉल्व करना है और आंसर बताना है। अब्दुल बेटा प्रिपेयर कर सकते हो, जा सकते हो, कर लो, प्रिपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ भाई, आंसर आ गया। आंसर आ गया 4/11 एंड 4/5 सभी का आ गया होगा। सो कैसे किया, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला? सो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। सो 6 और 5 हो गया 11, 11 में से 7 गए तो आ गया 4, तो 4/11 इज द आंसर। इसके बाद फर्स्ट सेकंड वाले पार्ट का ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो फॉर्मूला लगाया ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 4/11 अपॉन 5/11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, सो आंसर आ गया 4/5। सो 4/5 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो 4/5 एंड 4/11 पहले का आंसर है, ये सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? राइट, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P of A union B is equals to, नहीं, find P of A union B if twice of PA is equals to PB is equals to 5/13 and PA by B is equals to 2/3। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? 2/5 है, 2/5। बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर? इलेवन बाई 26 दो लोगों का आंसर आया है, बाकी लोगों का क्या आंसर आया है भाइयों और बहनों? कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। यहाँ से P ऑफ ए जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5/2 को नीचे ले जाएंगे तो ये 26 हो जाएगा। P ऑफ B जो दिया है ये 5/13 के बराबर दिया है। A बाई बी दिया है। अगर हम फॉर्मूला लगाएं P A बाई बी का तो ये बराबर होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। P A बाई बी की वैल्यू दी है 2/5, सो दिस इज 2/5 इज इक्वल्स टू P A इंटरसेक्शन B। हमको नहीं पता, ओके। हमको P A यूनियन B निकालना है, हमको P A इंटरसेक्शन B भी नहीं पता। हमको P A इंटरसेक्शन B अगर नहीं पता तो P A इंटरसेक्शन B कैसे निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं। P A इंटरसेक्शन B नहीं पता, कोई बात नहीं, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। PB तो हमको पता है, PB कितना है? PB है 5/13। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5/13 का 5 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा। ये हो गया 2/5 इंटू 5/13। ठीक है, राइट। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2/13। P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी हो गई? 2/13। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2/13 इज P A इंटरसेक्शन B। अब हमको P A इंटरसेक्शन B पता चल गया है, हम P A यूनियन B निकाल सकते हैं। P A यूनियन B की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? PA that is 5/26 plus PB that is 5/13 minus PA intersection B which is 2/13। तो अगर एलसीएम ले 26 आ जाएगा, ये हो गया 5 प्लस 10 माइनस 4। 15 में से 4 गए 11, 11/26, 11/26 इज द फाइनल आंसर।
So the final answer is 11/26. Most of you have got the correct answer. Absolutely correct. Very good. क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? सो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी होती हैं और आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के वैल्यूज में आंसर निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ जी भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, चारों ऑप्शंस की वैल्यूज निकालनी है। इनको निकालिए और बताइए क्या आंसर आएगा। इन चारों को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा। हाँ जी भाई, सब लोगों को ट्राई करना है, बताना है आंसर क्या आएगा, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ कैसे करेंगे भाई, इसके आंसर को देख लेते हैं। सभी लोगों के आंसर आ गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, फोर्थ समझ नहीं आ रहा है, सारे समझा रहे हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए देखिए कैसे करेंगे। पी ए बाई बी, सो पी ए बाई बी के लिए क्या करना पड़ेगा?
पी ए बाई बी का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं 1/4 अपॉन 1/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, सो इसका आंसर आ गया 3/4 डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के। सेकेंड पी बी बाई ए, पी बी बाई ए होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, सो विच इज 1/4 अपॉन पी ए विच इज 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 1/2 आ गया इसका आंसर। पी ए डैश बाई बी, पी ए डैश बाई बी होता है 1 माइनस पी ए बाई बी। अभी फॉर्मूला आपको लिखवाया था, सो 1 माइनस पी ए बाई बी हमने निकाला, पी ए बाई बी आया 3/4। 1 माइनस 3/4 विल गिव यू 1/4। ये आ गया आपके तीनों पार्ट का आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथे वाले में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है। अब चौथे वाले में दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देखिए। तो अगर इसका फॉर्मूला लगाए तो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश, ये तो आएगा, राइट। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकालें, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समस्या है। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एक्चुअली में किसके बराबर होता है, ये एक्चुअली में बराबर होता है पी ए यूनियन बी के टोटल के कॉम्प्लीमेंट में। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ आपने क्लास 11th में पढ़ा था, और जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी उन लोगों ने ये पक्का पढ़ा होगा। सो कहता क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी के होल डैश को अगर खोले तो ये खोल के आ जाएगा यही वापस। और अगर हमको दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी टोटल का होल डैश, तो ये हो जाएगा पी ए डैश यूनियन बी डैश। तो होता क्या है, अंदर वाले में डैशेस लगा दीजिए जो इवेंट्स दिए हैं, और ये जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए। यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दीजिए, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दीजिए। इसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब पी ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि पी ए यूनियन बी का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था, 1 में से माइनस करके। सो पी ए यूनियन बी हमको यहाँ पे कहीं पे दिया है, कहीं पे भी नहीं दिया है। क्या हम पी ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो पी ए यूनियन बी अगर निकाल ले तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वही एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला लगा के एलसीएम आ जाएगा 12 के बराबर 6 4 3। 6 4 10, 10 में से 3 गए 7, 7/12 ये आ गया पी ए यूनियन बी। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये किसके बराबर है, 1 माइनस ए यूनियन बी। तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस पी ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस 7/12, दैट इज इक्वल्स टू 5/12। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 5/12 के बराबर। अब अगर आंसर 5/12 के बराबर आ गया तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में हमने ऊपर रखा 5/12 डिवाइडेड बाय पीबी डैश। अब पीबी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो पीबी डैश की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। तो इसको हमने 2/3 से डिवाइड कर दिया, 3 से कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। 2 ऊपर चला जाएगा तो नहीं, 2 नीचे रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 5/8। सो आंसर आ गया 5/8। दिस इज द फाइनल आंसर, 5/8 इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सबको। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बेसिकली पी ए डैश बाई बी डैश का फॉर्मूला ओपन अप किया। ये आया, ये और ये दोनों चीजें नहीं पता थी, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको ये पता था कि ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये पी बी निकालने के बाद पी 1 माइनस पी बी करेंगे तो पी बी डैश मिल जाएगा। बस वही किया है, और इससे हमने वैल्यूज निकाली है, और ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट की हैं। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यस और नो बताइए। सबको क्लियर है, सबको क्लियर हो गया फोर्थ वाला पार्ट, जिसको जिसको डाउट था, जिसको जिसको दिक्कत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
चलिए भाई सब लोग इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बताइए। हाँ जी भाई, आंसर निकालना है, सॉल्व करना है, जल्दी करिए, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अच्छा ये नहीं निकाल पाएंगे। पी ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकाल पाएंगे, ये निकालिए। पी ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये निकाल लीजिए, ये तो निकाल ही लिया होगा वैसे।
हाँ, सेकंड वाला नहीं आएगा, उसमें पी ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकालना पड़ेगा, बी डैश नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, कर लेंगे आप लोग सॉल्व। पी सी बाय बी, तो पी सी बाय बी क्या आ जाएगा, पी सी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सो सी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी दिया है, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है। हाँ, बी इंटरसेक्शन सी दिया तो है 1/4, सो ये हो गया 1/4, पी बी हो गया 1/3, तो ये हो गया 3/4। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर पी ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो ये बराबर आ जाएगा पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमको निकालना पड़ेगा, सॉरी ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकालने के लिए ए यूनियन सी का होल डैश निकालना पड़ेगा विच इज 1 माइनस पी ए यूनियन सी। अब पी ए यूनियन सी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। सो पी ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे, पी ए यूनियन सी बराबर आ जाएगा पी ए प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी विच इज दिस। सो ये आ गया 10 के बराबर। सो 4 प्लस 5 माइनस 2, 4 5 9, 9 माइनस 2 7, 7/10। तो ये आ गया 7/10, ए यूनियन सी 7/10 आया, तो 1 माइनस 7/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/10। तो ये 3/10 एक्चुअली में क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब अगर जो थर्ड पार्ट है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। सो पी ए डैश बाय सी डैश विल बी इक्वल टू पी ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश अपॉन पी सी डैश। सो ये पी ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश आ जाएगा, हाँ ये आ गया किसके बराबर, 3/10। सो 3/10 अपॉन पी सी डैश, पी सी की वैल्यू है 1/2, पी सी डैश की भी वैल्यू 1/2 ही हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 3/20। दिस इज द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो। सॉरी 3/10 ये नहीं आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 3/5 आएगा, यहाँ से आएगा 3/5, 3/5, 3/5 आंसर आएगा। थ्री बाय फाइव, यस। क्लियर है, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो एडिशन थ्योरम के ऊपर, और दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया आपका ये वाला क्या कहते हैं, एडिशन थ्योरम एंड ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो दोनों चीजें हैं इनके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करता हूँ, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जब भी आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो कुछ पीवाईक्यूज प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमारे सीयूईटी एग्जामिनेशन, आईएमयू सीईटी एग्जामिनेशन में आए हैं, उनको हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर से मिलेंगे दोबारा। बाकी अभी आगे की क्लासेस का क्या क्या कैसे कैसे रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।